कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है प्रायश्चित। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। मदारी और सुबोध एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए। पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की चिंगारी पड़ गई, जो आज 20 साल बीतने पर भी न बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था, चाहे वो डील ढोल हो या फिर पढ़ाई। सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर एक दफ्तर में नौकर हो गया। तब जाकर उसका दिल शांत हुआ। लेकिन आज उसकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना कठोर है। जब उसका दिल शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को माफ कर दे। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की शिकायत क्यों करूं? बस चेतावनी देनी थी, जरा हाथ पैर संभाल कर रखना। इस तरह सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, आज एक युग के बाद भेंट हुई है तुमसे। मदारी लाल बोले, यहाँ जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूँ, आप ठीक है ना? सुबोध ने सभी लोगों से बारी बारी हाथ मिलाया और बोला, मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना हो। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। हम मिलकर काम करेंगे। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। ये हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या होता है। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उनसे खुश हैं। कठोर शब्द तो उनकी जबान पर आता ही नहीं। सुबोध के ये सारे गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसने पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल ना हुआ, तो बोर्ड के मेंबरों को भी भड़काना चाहा तो मुंह की खाई। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब यानी सुबोध के कमरे में गए तब कुर्सी खाली देखी। वे किसी काम से बाहर गए थे। उनकी मेज पर बहुत से नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। दफ्तर के लिए कुछ लकड़ी का सामान बनवाए गए थे, ये उसी के दाम थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं था। उसकी नीयत बदल गई। कांपते हुए हाथों से नोट के पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत अपने कमरे से बाहर निकले। चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं? चपरासी बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौट कर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में नहीं थे, फाइल मेज पर छोड़ आया हूँ। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा, कमरा छोड़कर कहाँ चले जाया करते हैं? किसी दिन धोखा खाएंगे। तभी ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध ने कहा, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बजे ही रुपए मंगवा लिए थे। रसीद लिखवा लाए हो ना? ठेकेदार, जी रसीद लिखवा लाया हूँ। सुबोध, तो अपने रुपए ले जाओ, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश नहीं हूँ। लकड़ी तुमने बहुत अच्छी नहीं लगाई और काम में सफाई भी नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा।
ये कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। नोटों की पुलिंदे वहां नहीं थे। सोचा शायद कहीं किसी फाइल के नीचे दब गए हैं। उसने हर जगह नोट ढूंढे। दिल ही दिल में धड़कन तेज होने लगी। तुरंत मदारी लाल को बुलाकर कहा कि आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख लिए? मदारी लाल ने हैरान होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बातें करने चले गए हैं तो दरवाजे बंद कर दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे? सुबोध ने कहा, हाँ, बहुत सारे नोट थे, पूरे 25,000 रुपए थे। सारा दफ्तर तलाशी लेने लगा। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। चेहरे का रंग फक हो गया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सुबोध के कान में कहा, बैंक में कुछ रुपए तो होंगे ना, निकाल कर ठेकेदार को दे दें, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी? समझ लेता जैसे 25,000 उड़ गए, वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहाँ तो एक कौड़ी भी नहीं कफन के लिए भी। सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ ना थी। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें बुलाकर कहा कि हम सभी का बयान लिख रहे हैं, आप भी अपना बयान लिख दें, और सबके बयान तो मैं लिख ही चुका हूँ। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती है। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़कर चले गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में ये बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था वो सब उनके चरणों में रख देती। मुझसे तो यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर तीर चला दिया। उनके मुंह से आवाज न निकली। रामेश्वरी ने फिर से कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और फिर कुल्ला करके लेट गए। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम बेकार घबराती हो, बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएगी। रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में ये बात समाई। मैं नसीबू जली ऐसी सोई कि मुझे क्या पता कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को चक्कर आने लगे, लेकिन आंसुओं के प्रभाव को वो रोक न सके। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। उसके बाद रामेश्वरी ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार किया है उन्हें हम मरते दम तक नहीं चुका सकते। मदारी लाल ने एक पल सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी, भैया, आपकी सलाह ना मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारी लाल, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे ही आप भी रहोगे। आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो ही जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गई। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना कोई उज्र सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा।
मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का अच्छे कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी पत्नी तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी प्रायश्चित। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।